who doesn't know about the cancer, how would you explain what is cancer? ये जो कैंसर वर्ड है ना, आज भी उतना ही मिस्टीरियस है जितना पहले था। कैंसर नाम जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा इसके पीछे डर छुपा हुआ है। What kinds of cancer that you have seen with the patients and how did you deal with it? GIT ट्रैक है, माउथ से लेके रेक्टम तक हर एक ऑर्गन पे कैंसर के पेशेंट फ्रीक्वेंटली हमसे मिल रहे हैं। A lot of people are scared of biopsy. What is your take on it? डर बायोप्सी का नहीं होता है, डर कैंसर के डिटेक्शन का होता है। कौन सा वाला ऐसे एक केस है they just came to you at the last stage and तब you couldn't do anything or इमोशनल सिचुएशन हमारे लिए भी होता है। fourth stage of cancer patients has come to you and then what was the situation? जब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं ना तो बड़ा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए। फिर भी होम्योपैथी की ये ब्यूटी है मैडम, ऐसे केसेस को भी हम बहुत अच्छे से उनके सर्वाइवल को एक्सटेंड कर देते हैं। डिफरेंट स्टेजेस होता है ना कैंसर में, कौन सा स्टेजेस पे कौन सा वाला ट्रीटमेंट करवाना चाहिए? टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, प्लस सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन कैंसर ट्रीटमेंट। हम बात कर रहे हैं कीमोथेरेपी के बारे में या फिर रेडिएशन थेरेपी के बारे में, उनका साइड इफेक्ट्स भी कुछ होता है क्या? किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट, हम उस साइड इफेक्ट को बड़ी इजीली होम्योपैथिक रेमेडी से मैनेज कर सकते हैं। लोग सोचते हैं कैंसर मीन्स डेथ। मेरे पास आते हैं और कहते हैं पेशेंट को मत बताइएगा कि उसको कैंसर है, मम्मी को मत बताइएगा कि मुझे कैंसर है। दोनों तरफ का होता है। 3 चीजें बोली मैंने, आपके अंदर जीने का जज्बा होना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए और Cancer. It's one such disease that everyone is so scared of. In today's topic, we have Dr. Gauri Shankar about it, how exactly a cancer work and what are the different types of cancer and how exactly can we treat cancer through homeopathy and what are the side effects and everything in specific in the medical corner. So stay tuned till the end to know all the deeper insights of it and let's get into it. And ఎవరికైతే ఒకవేళ ఈ మొత్తం పాడ్కాస్ట్ అనేది హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఉండబోతుంది అండ్ జస్ట్ ఇన్ కేస్ మన తెలుగు ఆడియన్స్ కోసం కూడా నేను ప్రతి ఒక్క క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ తర్వాత ఒక స్మాల్ సమ్మరీ టైప్ కూడా ఇచ్చాను సో దట్ యుల్ నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద కాన్వర్సేషన్ ఇస్ అండ్ మీకు కూడా సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ కంప్లీట్గా అర్థమయ్యేలాగా. సో లెట్స్ స్టార్ట్. इसमें बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के बीच में। इवन पेशेंट को भी नहीं पता होता है कि कैंसर को कैसे हैंडल करना चाहिए। ट्रीटमेंट का भी कन्फ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मेरा जो 15 साल का एक्सपीरियंस है वो यही कहता है कि कैंसर बीमारी जो है उसे अगर सही से समझ लिया जाए तो उसका इलाज, उससे इलाज के साथ साथ जो प्रिवेंशन होता है कि कैसे हम कैंसर से प्रिवेंट अपने आप को करें, कैंसर के ट्रीटमेंट को कैसे फॉलो करें और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि कैंसर के डर से कैसे अवेयर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कैंसर की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड जैसे आपने बोला कि आपको 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, मतलब कैसे शुरुआत हुआ आपका जर्नी? बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि कैसे मैंने कैंसर प्रैक्टिस के बारे में या कौन सी चीज़ थी जिसने मुझे इंस्पायर करे कि मैं कैंसर के पेशेंट को देखूं। तो शुरुआती दौर में जब मैं प्रैक्टिस करता था बहुत सारे पेशेंट आते थे, उसमें से कुछ कैंसर के पेशेंट भी आते थे। तो जब कैंसर के पेशेंट हमारे पास आते थे तो उनका जो इमोशनल माइंडसेट होता था, उनकी जो सफरिंग होती थी वो ये समझ के आते थे कि कैंसर मीन्स, और उनकी सफरिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। उनकी सफरिंग को देख के मुझे लगा कि इनका कुछ तो कॉन्क्रीट इलाज होना चाहिए या ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसे पेशेंट जो हैं वो अब सोच लेते हैं कि अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है। तो फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। शुरुआत में 2-4 पेशेंट कैंसर के आते थे तो मैंने उन पर मेहनत करी, धीरे धीरे उन पेशेंट में बड़ा अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली। वो पेशेंट जिनको मैं देख रहा था ना उनमें बड़ा अच्छा चेंज दिखा मुझे। तो वो चीज़, और 1-2 पेशेंट बहुत अच्छे से रिकवर भी हुए। फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ऐसे पेशेंट के लिए ना होम्योपैथी एक होप है। तो फिर मैंने होम्योपैथी में वो सारे टेस्ट ढूंढने शुरू किए हैं जिससे कैंसर के पेशेंट को ईजिली देखा जा सकता था। और फिर धीरे धीरे वो एक एक्सपीरियंस था, वो मेरा एक्सपीरियंस बिलीव में चेंज हुआ, पेशेंट ठीक होने लगे और फिर कारवां धीरे धीरे चला और आज जो है वो लगभग हर पेशेंट में कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है और पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। तो एक जर्नी थी, बस ये जर्नी कि ऐसे पेशेंट को भी ना हम अच्छे से हैंडल करके उनका इलाज कर सकते हैं।
That's so nice, doctor. So, doctor గారు ఏం చెప్తున్నారంటే ఓవరాల్గా 15 years of experience ఉంది ఆయనకి అండ్ దేవ్ ట్రీటెడ్ అంటే ఇది జర్నీ 15 years ముందు స్టార్ట్ అయ్యి దేవ్ ట్రీటెడ్ సో మెనీ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అండ్ ఎస్పెషలీ ఎవరికైతే క్యాన్సర్ క్యూరబుల్ కాదు అని ఒక బిలీఫ్ ఉంటుందో వాళ్ళందరి మీద ఆయన ట్రీట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్గా హ్యావ్ ట్రీటెడ్ సో మెనీ పేషెంట్స్. సో నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్లో విల్ నో వాట్ ఆల్ హ్యావ్ డన్. అండ్ డాక్టర్ హూ డజంట్ నో అబౌట్ ద క్యాన్సర్, హౌ వుడ్ यू एक्सप्लेन व्हाट इज कैंसर? ये जो सवाल है ये लगभग हजारों बार मुझसे पूछा जा चुका होगा. ये जो कैंसर वर्ड है ना आज भी उतना ही मिस्टीरियस है जितना पहले था. कैंसर नाम जितना बड़ा है उससे कहीं बड़ा इसके पीछे डर छुपा हुआ है और उसका एक ही रीज़न है, कैंसर के बारे में लोगों के पास ना नॉलेज है ना अवेयरनेस है. केवल कैंसर का नाम सुन के लोग डर जाते हैं. एक्चुअली कैंसर है क्या? कैंसर सिंपल एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी बॉडी पे जो बीमारी होती है उस पे हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है. हमारी बॉडी का कमांड वो सेल और वो ऑर्गन नहीं ले रहा होता है जहाँ पे कैंसर आता है. ये कहीं का भी कैंसर हो सकता है, इसकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, किसी भी सिम्टम से कैंसर शुरू हो सकता है. जो कैंसर का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है वो है कांस्टेंट इरिटेशन या डिस्कम्फर्ट किसी भी ऑर्गन पे, किसी भी सेल पे, किसी भी टिश्यू पे अगर किसी भी तरह का इरिटेशन हो रहा है दैट मीन्स डिस्कम्फर्ट, और वो डिस्कम्फर्ट बिना कारण के लगातार बना हुआ है और वो लगातार डिस्कम्फर्ट लगभग 1 महीने 2 महीने 3 महीने से वो कांस्टेंट एक चीज़ों को इरिटेट कर. अब उस इरिटेशन का प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन जरूरी हो. फिर हम लोग क्या करते हैं, इरिटेशन को इग्नोर करते हैं या वो इरिटेशन पेन के फॉर्म में है तो पेन किलर लेते हैं, इचिंग के फॉर्म में है तो ऑइंटमेंट लेते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन है तो एंटासिड लेते हैं. तो ऐसे उस इरिटेशन को हम सप्रेस करना स्टार्ट करते हैं. वो इरिटेशन तो ख़त्म हो जाता है बट उसका रूट कॉज रह जाता है. फिर धीरे धीरे वो इरिटेशन ग्रोथ में चेंज होता है, फिर वो ग्रोथ ऑर्गन्स पे फैलने लगता है और फिर उस पर हमारा कंट्रोल ख़त्म हो जाता है. कलेक्टिवली कॉमन लैंग्वेज में इसे ही कैंसर कहते हैं. कैंसर का मतलब टिश्यू का ग्रोथ हो रहा है. तो कैंसर भी कई तरह के होते हैं. సో టు సమ్మరైజ్ దిస్, క్యాన్సర్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా మన బాడీలో ఏదైనా టిష్యూ ఆర్ ఆర్గాన్ ఇరిటేషన్ ఉంటే అండ్ అది చాలా కంటిన్యూస్గా ఉంటే అప్పుడు ఇట్ మీన్స్ దట్ యూ ఆర్ గెటింగ్ कैंसर అని చెప్పి. డాక్టర్, వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ कैंसर दैट यू हैव सीन? कैंसर के जो टाइप ऑफ कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं बट अगर देखा जाए तो एक सेल पे कैंसर होता है जिसमें सेल का साइज बढ़ रहा होता है. बोन कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर हो सकता है. अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करें तो जित माउथ से लेके रेक्टम तक ये सबसे मोस्ट अफेक्टेड एंड मोस्ट प्रोन पार्ट होता है कैंसर के लिए. माउथ कैंसर, टंग कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलन कैंसर, रेक्टल कैंसर. तो सबसे बड़ा जो अफेक्शन है, सबसे ज़्यादा पेशेंट जो कैंसर के आज हैं वो माउथ से लेके रेक्टम तक के जितने भी ऑर्गन, मतलब इधर के कैंसर ज़्यादा हैं. फिर यूट्रस का कैंसर हो सकता है, ओवरी का कैंसर हो सकता है, ब्लड कैंसर हो सकता है जैसे हम यूजुअली ल्यूकीमिया कहते हैं, बोन कैंसर हो सकता है. तो आज कैंसर का जो मेजर टाइप है वो अगर सेल्स में है और ब्लड में है. तो सेल्स का मतलब ट्यूमर है, ग्रोथ है, ये कैंसर हो सकता है और ये कहीं पे भी हो सकता है. बॉडी के किसी भी पार्ट पे हो सकता है. तो जिस पार्ट पे होता है उसको सिस्टमेटिकली हम नाम दे देते हैं. अगर माउथ में है तो माउथ कैंसर कह दिया, जीआईटी में है तो स्टमक कैंसर कह दिया. ऐसे कैंसर को कैटेगराइज करते हैं और लगभग बहुत टाइप के कैंसर हैं. एंड व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ कैंसर, डॉक्टर? हाँ, अर्ली साइन ऑफ कैंसर की अगर हम बात, तो अभी मैंने बोला आपको कि सबसे पहला साइन जो होता है वो इरिटेशन होता है जिसको मिस करते हैं. उसके बाद एक होता है अनएक्सप्लेन ग्रोथ. कहीं पे भी आपको ग्रोथ है और आपको पता नहीं वो कैसे हुआ, और ट्यूमर हो गया, आपका वेट लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, टायर्डनेस है. अगर स्टमक कैंसर आपको है तो हर एक ऑर्गन के कैंसर का अलग अलग अर्ली साइन होता है. वो अर्ली साइन फिजियोलॉजी से ही रिलेटेड होता है. उस ऑर्गन का जो काम है वो काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है. सबसे पहले यही अर्ली साइन होता है. और आज मैं आपको बताऊं, आज कैंसर इतना कॉमन है, इतना फ्रिक्वेंटली डायग्नोस हो रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान अर्ली साइंस पे देने की ज़रूरत है. अगर उसको हमने उसी समय समझ लिया, और उसको समझने के लिए कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं चाहिए. रेस्पिरेटरी का प्रॉब्लम है, लंग कैंसर हो रहा है तो आपको बेसिकली अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी. डेफिनेटली अगर लंग्स है मैम तो सांस की दिक्कत होगी, इरिटेशन होगा, कफ होगा, ब्लड आएगा. अगर स्टमक का है तो जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होता है, कॉमन सिम्टम अगर
बहुत देर तक हर बार आपको भाई आप खाने के बाद आपके पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन वो हर बार दर्द हो रहा है, तो ये भी एक तरह से आगे जाके कैंसर के रूप में बदल सकता है। तो आपको सावधान होने की ज़रूरत है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो भी किसी भी ऑर्गन का है, वो अगर एबनॉर्मल हो, अल्टर्ड हो और वो बहुत दिनों तक रहे, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। Got it, It might be Yeah, a yeah, form yeah. of cancer. Yeah. సో ఎనీ ఇరిటేషన్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి రెగ్యులర్గా ఎలాంటి బాడీ ఫంక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయో దాని ఇంటరప్షన్లో ఏదైనా లాంగ్ డ్యూరేషన్ వరకు మీకు నడుస్తూ ఉంటే దాట్ హ్యాస్ టు బీ అ వెరీ ఫస్ట్ సైన్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ టెస్టెడ్. So yeah, doctor. And like what kinds of cancer that you have seen with the patients and how did you deal with it? अब तो ऐसा हो गया है मैडम कि लगभग जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें सारे टाइप के कैंसर के पेशेंट हम देख चुके हैं। ब्लड कैंसर से लेके बोन कैंसर तक के पेशेंट को देखा है हमने। बट आज अगर हम बात करें तो कुछ कॉमन कैंसर हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे पास आ रहे हैं। एक कहा मैंने जो हमारा GIT ट्रैक है, जो सबसे एक्सपोज्ड पार्ट है हमारा, माउथ से लेके रेक्टम तक, जितना हम सोचते नहीं उतना हम खा रहे हैं आज। हर दिन कुछ ना कुछ खाते रहते, तो जो माउथ से लेके रेक्टम इज द मोस्ट एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ अवर बॉडी। और इधर के कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं। माउथ कैंसर, टंग कैंसर, स्टमक कैंसर, इसोफेगियल कैंसर, इसोफेगस का कैंसर भी बहुत कॉमन है। रेक्टल कैंसर बहुत कॉमन है। दूसरा फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस का कैंसर, ओवरी का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, ये बहुत कॉमन है। अभी तो लंग्स, ये आप देख ही रहे हो आप आजकल हमारे पॉल्यूशन का कितना, तो ये केसेस भी बहुत बढ़ गए हैं। लंग कैंसर के पेशेंट बढ़ गए हैं, ब्लड कैंसर के पेशेंट बहुत फ्रीक्वेंटली मिल रहे हैं। तो ये कहना अब उतना ज़्यादा मायने का नहीं रह गया कि कैंसर के पेशेंट कम हैं। अब हर एक ऑर्गन पे कैंसर के पेशेंट फ्रीक्वेंटली हमसे मिलने आते हैं। एंड डॉक्टर जैसे कि इफ़ आई नो दैट आई हैव कैंसर, मतलब हाउ टू डिटेक्ट इट एट द अर्ली स्टेज, मतलब कौन सा टेस्ट लेना चाहिए एंड उसके बाद कौन सा ट्रीटमेंट्स के बारे में जानना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका प्रतीक्षा जी, कि अगर हम कैसे अर्ली डिटेक्शन कैंसर का करें, पहला। दूसरा, अगर हमें पता चल गया कि हमें कैंसर है या अर्ली साइन हमें दिख रहा है, तो वो कौन से इन्वेस्टिगेशन हैं जो पेशेंट में बहुत जल्दी कैंसर को कंफर्म कर दें, जिससे कि उसका इलाज प्रॉपर तरीके से हो सके। तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो अर्ली साइन कैंसर के होते हैं, जो मैंने बताया, वो होता है तो इन्वेस्टिगेशन इम्पॉर्टेंट। किसी भी ऑर्गन पे कोई भी इरिटेशन है, किसी भी ऑर्गन पे कोई भी एक सिम्टम है जो कांस्टेंट बना हुआ है, अगर ग्रोथ है, ट्यूमर है, तो उस ट्यूमर के नेचर को समझना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, CT कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं। अगर वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा बड़ा है तो FNA भी करके देख सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं। और अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाता है तो उसको ठीक किया जा सकता है। और अर्ली केसेस जो कैंसर के होते हैं उनमें क्योर पॉसिबल है, लेकिन अगर यही लेट हो जाए तो थोड़ी परेशानी होती है उनको ठीक करने में। तो अर्ली साइन अगर बात करें तो अर्ली साइन मैंने बताया आपको। अर्ली इन्वेस्टिगेशन में आप रिलेटेड ऑर्गन का इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कहीं ट्यूमर है तो CT कर सकते हैं, MRI कर सकते हैं, FNA कर सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं। अगर ब्रेस्ट का कैंसर है तो स्पेसिफिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन उसके लिए होता है। कोलन का कैंसर है उसके लिए स्पेसिफिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर यूट्रस का है, ओवरी का है, पैंक्रियाज का है, सबके लिए ब्लड के अपने अलग अलग इन्वेस्टिगेशन हैं जो हम करा के कंफर्म कर सकते हैं कि कैंसर है कि नहीं है। तो अर्ली साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोस्टेट का कैंसर है तो PSA होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, नेचर ऑफ ग्रोथ भी होता है। कभी कभी होता है ग्रोथ है कहीं पे है तो बहुत स्मूथ ग्रोथ है, तो हो सकता है कि ये कैंसर ना हो। लेकिन अगर वो ग्रोथ इरेगुलर है, जिगजैग है और उधर बहुत बहुत तेज़ी से वो ग्रोथ बढ़ रहा है, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन जरूर कराना चाहिए। Got it, doctor.
సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా కూడా క్యాన్సర్ అంటే ఏదైతే డిఫరెంట్ ఆర్గాన్స్కి వస్తుందో అప్పుడు మీకు ప్రతి ఒక్క దానికి సపరేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టైప్స్ ఉంటాయి. లెట్స్ సే ఎప్పుడైనా కూడా సిటీ స్కాన్ కానీ లేకపోతే అల్ట్రాసౌండ్ కానీ ఇవన్నీ ఆల్వేస్ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. బట్ అది కాకుండా ఇన్ డీటెయిల్గా ఏదైతే మీరు ఆర్గాన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనుకుంటారో వాటి కంప్లీట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయించుకుంటే యూ విల్ నో హౌ టు డిటెక్ట్ క్యాన్సర్. What are the risk factors of cancer, doctor? हाँ, रिस्क फैक्टर ऑफ कैंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना हम सबके लिए कि कैंसर कैसे होता है, उसके लिए रिस्क फैक्टर क्या है, वो कौन कौन से अलार्मिंग साइन हैं जो बताते हैं कि अगर आज नहीं रुकें तो कैंसर हो जाएगा. तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं कैंसर, और ये जो रिस्क फैक्टर हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज्ड भी हैं आज के समय में. सबसे पहला रिस्क फैक्टर तो हमारा लाइफस्टाइल है हमारा, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सेडेंट्री लाइफस्टाइल. आज मैक्सिमम लोग एक जगह बैठ के काम करते हैं और 12-12 घंटे का काम होता है. तो सेडेंट्री हैबिट जो होती है ना, उसके साथ उस सेडेंट्री हैबिट में जैसे कहते हैं आग में घी डालना, उस सेडेंट्री लाइफ में जो हमारा डाइट है वो भी बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर वाला है. जैसे एक्सेसिव सॉल्ट, एक्सेसिव शुगर, आजकल मेटल भी डाइट में आ गया है. तो पहला हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, दूसरा हमारा डाइटरी हैबिट, तीसरा हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, पॉल्यूशन है, ठीक है, साउंड पॉल्यूशन है, इन्वायरमेंट हमारा इतना पोल्यूटेड है, और चौथा जो इम्पोर्टेंट है वो है कांस्टेंट एंजाइटी, कांस्टेंट इरिटेशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन. ये सारे के सारे रिस्क फैक्टर हैं कैंसर के. और ये जो रिस्क, क्योंकि आपको पता है कैंसर मोस्टली किसी बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता. कैंसर का जो कॉज है वो रिस्क फैक्टर ही है. ठीक है, और कोई कॉज नहीं इसका कि किसी बैक्टीरिया ने कैंसर क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं है. कोई गंदा खाना खा लिया तो उसे इन्फेक्शन हो गया, उस इन्फेक्शन ने कैंसर क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं है. कैंसर एक लॉन्ग टर्म इरिटेशन का रिजल्ट है. कैंसर रिस्क फैक्टर का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का रिजल्ट है. ये जो कैंसर है ना मैडम, वो जो रिस्क फैक्टर मैंने बोले ना, उसका लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का रिजल्ट है. एक दिन में कैंसर नहीं होता, इंस्टेंट कैंसर नहीं होता. ये कांस्टेंट इरिटेशन है, कांस्टेंट एक्सपोजर है उस रिस्क फैक्टर का, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया. और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और यहीं से मोस्ट ऑफ द कैंसर जन्म लेते हैं. గాట్ ఇట్ డాక్టర్. సో చాలా మందికి క్వశ్చన్ ఉంటుంది కదా, వై మీ, నాకే ఎందుకు అని చెప్పి. సో క్యాన్సర్కి మెయిన్గా యూ షుడెంట్ హ్యావ్ అ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్, యాక్టివ్ లైఫ్ స్టైల్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఎస్పెషల్లీ ప్రాపర్ ఫుడ్ ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ మీరు ప్రాపర్ కేర్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. వీటన్నిటి వల్ల మీరు మ్యాక్సిమం క్యాన్సర్ని అవాయిడ్ చేసేయచ్చు. అండ్ దీస్ ఆర్ ద మేజర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఫర్ యూ టు బి ఎఫెక్టెడ్ బై క్యాన్సర్. So let's move on to the next one. And when we talk about biopsy, right, a lot of people are scared of biopsy. तो आपका what is your take on it? बायोप्सी, हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है. और होम्योपैथी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और बहुत सारा मिथ है कि बायोप्सी कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए. इसके पीछे की साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी लोगों को. मोस्ट ऑफ द पीपल को लगता है कि बायोप्सी कराएंगे तो कैंसर कंफर्म हो जाएगा, कैंसर कंफर्म हो जाएगा तो मौत तय है. तो वो लोग बायोप्सी को टालते रहते हैं. कैंसर के इन्वेस्टिगेशन में बायोप्सी बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि बायोप्सी से कंफर्मेशन के बाद ही प्लान ऑफ ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है. चाहे होम्योपैथी की बात कर लें, चाहे एलोपैथी की बात कर लें, जितने भी मोड ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो इन्वेस्टिगेशन और स्टेजेस पे डिपेंड करते हैं. तो अब स्टेजेस को हम बायोप्सी के थ्रू ही जान सकते हैं कि भाई ये स्टेजेस है या इस तरह के सेल्स हैं, तो ये कैंसर का टाइप है. और उसके हिसाब से चाहे कोई इम्यूनोथेरेपी लीजिए, टारगेटेड थेरेपी लीजिए, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सब कुछ इन्वेस्टिगेशन पे ही बेस्ड है, डायग्नोसिस पे ही बेस्ड है. कंफर्मेटरी डायग्नोसिस विद स्टेजिंग विल डिसाइड प्लान ऑफ ट्रीटमेंट. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि बायोप्सी हो. लेकिन अब फैक्टर ये है मैम कि बायोप्सी से बहुत सारे लोग डर रहे होते हैं. Correct. डर बायोप्सी का नहीं होता है, डर कैंसर के डिटेक्शन का होता है. मेरा जो एक्सपीरियंस 15 साल का है, मैक्सिमम पेशेंट अगर उस कैंसर को अर्ली बायोप्सी करके डिटेक्ट कर लिए होते हैं, और अगर उधर कोई कैंसर का सेल नहीं है या वो कैंसर ने और पार्ट को अफेक्ट नहीं किया है, तो उसका बस छोटा सा रैम्प आप दवाई से भी या सर्जरी से उसको निकाल के आप कैंसर के रिस्क फैक्टर से बाहर आ सकते हैं. लेकिन वो बायोप्सी का जो मिथ है, उस मिथ से मैक्सिमम लोग लास्ट स्टेज में, इवन थर्ड फोर्थ स्टेज में, जब ऑप्शन नहीं होता है, मतलब जब हम उस बायोप्सी के बाद
पेशेंट को बचा नहीं सकते, तब लोग बायोप्सी कराते हैं और कंफर्मेशन कराते हैं। तो बायोप्सी एक मेजर इम्पॉर्टेंट स्टेज है कैंसर के पेशेंट को डिटेक्ट करके उनकी प्लान ऑफ ट्रीटमेंट को डिसाइड करने का। तो मोस्टली बायोप्सी डॉक्टर के एडवाइस से आपको करानी चाहिए। बट बायोप्सी का एडवाइस डॉक्टर, ऐसा नहीं कि आप गए और आपको ट्यूमर इधर है, कहा मेरा बायोप्सी कर दो। बायोप्सी का डिसीजन भी एक स्किल डॉक्टर लेता है, Got it, doctor. और ये ఇంపార్టెంట్ సో చాలా మంది బయోప్సీ తీసుకోవాలంటే భయపడుతూ ఉంటారు కదా, అంటే క్యాన్సర్ డిటెక్ట్ అవుతేమో అని చెప్పి. అలాంటి వాళ్ళకి ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ మీరు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లోనే బయోప్సీ తీసుకుంటే అసలు మీరు ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో ఉన్నారు, అంటే స్టేజ్ 1, స్టేజ్ 2, స్టేజ్ 3 ఆర్ స్టేజ్ 4 ఏదైనా కూడా తెలిసిపోద్ది. అండ్ దాని తర్వాత ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి కూడా ప్రాపర్గా ఫేజ్ బై ఫేజ్ మీరు ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా బయోప్సీని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటే కనుక ఇట్ క్యాన్ టర్న్ ఈవెన్ మోర్ వర్స్. సో మీ డాక్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన బయోప్సీ రికమెండ్ చేస్తే కనుక ప్లీజ్ గెట్ యువర్ బయోప్సీ డన్. సో డాక్టర్, లైక్ యూ మస్ట్ హ్యావ్ सीन डिफरेंट पेशेंट्स ऑल थ्रू आउट योर जर्नी. मतलब कौन सा वाला ऐसे एक केस है कि लास्ट स्टेज पे चला गया विदाउट नोइंग एंड दे जस्ट केम टू यू एट द लास्ट स्टेज एंड तब यू कुडंट डू एनीथिंग और समथिंग लाइक दैट? हाँ, ये बड़ा एक इमोशनल सिचुएशन हमारे लिए भी होता है। और एक कहते ना कि पेशेंट हमारे पास आया और एकदम लास्ट स्टेज में आया। अब लास्ट स्टेज में आपको भी पता है, जब कैंसर का लास्ट स्टेज जो होता है उसमें क्या होता है, कैंसर की मेटास्टेसिस हो जाती है। कैंसर एक जगह पे था और उस कैंसर ने एक से ज़्यादा जगह पे पेशेंट को अफेक्ट कर दिया, और सारे मोस्टली वाइटल ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाते हैं। लंग्स इन्वॉल्व हो जाता है, लिवर हो जाता है, स्प्लीन हो जाता है, ठीक है, बोन हो जाता है। तो ऐसे केसेस में मल्टीपल ऑर्गन में कैंसर फैल चुका होता है, वो लास्ट स्टेज होता है। पेशेंट हमारे पास जब आता है तो हमें लगता है कि अब हम क्या करना चाहिए। तो लास्ट स्टेज का ट्रीटमेंट का जो प्लान होता है वो पेशेंट के सर्वाइवल पे डिपेंड करता है। अब उस पेशेंट का सर्वाइवल जितना दिन तक हम उसको, जितने मतलब 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, उसके सर्वाइवल को हम जितना ईजी कर सकते हैं उतना तक ही हम कर सकते हैं। सो डॉक्टर, जैसे कि कैंसर में बहुत सारे स्टेजेस होता है ना, 4th स्टेज विल बी द डेंजरस स्टेज, राइट? व्हाट इफ सम पेशेंट्स आर कमिंग टू यू एट 4th स्टेज? जैसे कि आपका कुछ एक्सपीरियंस रहा है वैसे कि 4th स्टेज ऑफ मतलब कैंसर पेशेंट्स हैज़ कम टू यू एंड देन व्हाट वाज द सिचुएशन? मैक्सिमम केसेस में ना मैम, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं या होम्योपैथी में जो पेशेंट आते हैं 4th स्टेज में ही आते हैं, क्योंकि वो हर जगह ट्राई करके आते हैं। और जब हमारे पास आते हैं तो हमारे लिए भी ये चैलेंजिंग होता है, बड़ा इमोशनल पार्ट होता है, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया होता है कि अब कुछ नहीं हो सकता आपका, आप चाहिए, ठीक है, जो चल रहा है चलने दीजिए। आपकी लाइफ 6 महीने है, 4 महीने है, 2 महीने है, कभी कभी तो लोग कह देते हैं कि 1 महीने से ज़्यादा आपकी लाइफ नहीं है। अब जब हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं ना तो बड़ा चैलेंजिंग होता है हमारे लिए, चूँकि हमें पता है कि ये बहुत लेट में आया है हमारे पास। अगर पहले स्टेज में आते तो शायद हम इसकी लाइफ को बहुत अच्छे से ठीक कर सकते थे। फिर भी होम्योपैथी की ये ब्यूटी है मैडम कि ऐसे केसेस को भी हम बहुत अच्छे से उनके सर्वाइवल को एक्सटेंड कर देते हैं, उनकी सफरिंग कम हो जाती है। एक केस मेरे पास है, लगभग 60 ईयर्स की एक फीमेल थी जिनको ब्रेस्ट ट्यूमर था या ब्रेस्ट कैंसर हो गया उनको। उन्होंने सारे ट्रीटमेंट ले लिए, बायोप्सी भी हो गई उसकी, उसका कीमो भी हो गया, सर्जरी भी हो गया। उसके बाद कीमो में उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी और लगभग कैंसर फैल चुका था। जितने भी ऑर्गन्स हैं उधर से लिम्फ ग्लैंड इन्वॉल्व हो चुके थे, लिवर इन्वॉल्व हो चुका था, पैंक्रियाज इन्वॉल्व हो चुका था, सफरिंग इतनी ज़्यादा थी, पेन सीवियर था। तो ऐसे केस में हमारे पास आई वो, हम लोगों ने दवाई दी उनको। तो होम्योपैथिक मेडिकेशन के बाद उनकी लाइफ इम्प्रूव होने लगी। जहाँ डॉक्टर ने कहा था कि 2 से 3 महीना, मैक्सिमम 4 महीना, आज भी पेशेंट 2 साल से हमारे यहाँ इलाज कराने आते हैं। उनका ट्यूमर का साइज थोड़ा कम हुआ है, पेन नहीं होता है, सफरिंग नहीं है उनके पास, चल के आती हैं, इलाज कराती हैं और जाती हैं। लगभग 2 साल से वो हैं आज भी हमारे पास। तो ये जो स्टेज है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। 4th स्टेज में भी होम्योपैथी से पेशेंट को हम ठीक कर सकते हैं, बट 4th स्टेज में पेशेंट को क्योर नहीं किया जा सकता। पेशेंट को रिस्टोर कर सकते हैं, पेशेंट की लाइफ बढ़ा सकते हैं, पेशेंट की सफरिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये दावा करना कि पेशेंट ठीक हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा, ये लगभग मुश्किल होता है 4th स्टेज में। गॉट इट डॉक्टर.
జैसे कि आज వీఆర్ డిస్కసింగ్ స్టేజ్ 4 అప్పుడు ఒకవేళ హోమియోపతి దగ్గరికి వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది సిచ్యువేషన్ అని చెప్పి సో మోస్ట్లీ ఆల్రెడీ చాలా డిలే అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ లైఫ్ స్పాన్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసేలాగా చాలా కైంड ऑफ थिंग्स చేయొచ్చు बट यू कैन नॉट प्रॉमिस द लाइफ एंड डॉक्टर जैसे कि डिफरेंट स्टेजेस होता है ना कैंसर में कौन सा स्टेजेस पे कौन सा वाला ट्रीटमेंट करवाना चाहिए बहुत अच्छा सवाल है आपका मैडम। कैंसर के इलाज में ना टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक सही है। है अगर टाइम से हमने कैंसर के पेशेंट को डिटेक्ट कर लिया, टाइम से अगर कैंसर के पेशेंट को की स्टेजिंग हमने कर ली और स्पेसिफिक मेडिकेशन का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट को चुन लिया ना, टाइमिंग प्लस सिलेक्शन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैंसर पेशेंट और या इन कैंसर ट्रीटमेंट। तो कैंसर के टाइप ड्यूरेशन के हिसाब से और कैंसर कितने दूर तक फैला है इसके हिसाब से मेजरली हम कैंसर के टाइप को डिवाइड करते हैं। फर्स्ट स्टेज कितना टाइम हो गया, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, कहाँ तक फैला है कैंसर। तो हर एक स्टेज का स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है और हर एक स्टेज का ट्रीटमेंट अलग अलग सिस्टम में अलग अलग तरीके से करते हैं। चूँकि हम होम्योपैथिक इलाज करते हैं तो मैं मोस्टली होम्योपैथिक एक्सपेक्ट से आपको बताने की कोशिश करूँगा। अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर है या कैंसर को ऐसे करते हैं अगर डिवाइड करें तो प्री कैंसर स्टेज एक होता है जिसमें कैंसर नहीं है बट कैंसर होने के सारे इंडिकेशन हमारे पास जो जैसा मैंने आपको बताया इरिटेशन हो रहा है, कोई ग्रोथ हो रहा है, अलग अलग ऑर्गन का जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्शन है उस फिजियोलॉजी में आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैसे डाइट का फिजियो हमने खाया, खाने के बाद डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद इजीली स्टूल आउट हो गया, ठीक है, इसमें अगर परेशानी हो रही है, विजन में परेशानी हो रही है, रिस्पायरेशन में परेशानी हो रही है, आपको थिंकिंग प्रोसेस मतलब आपका स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, तो ये प्री कैंसर स्टेज है। इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। ये ऐसा फेज होता है जहाँ से पेशेंट को हम उस स्टेज में जाने ही नहीं देते, लेकिन इस पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा आता है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, लोकलाइज पार्ट होता है कैंसर का, और अगर पता चल गया यहाँ पे तो बहुत आसानी से ऐसे केसेस को हम ठीक कर सकते हैं होम्योपैथी से। जैसे कि सर हमने स्टेजेस के बारे में बात किया अभी, तो कौन सा स्टेजेस कैन बी क्यूर्ड बाय होम्योपैथी एंड कौन सा स्टेजेस ऑफ कैंसर कैन नॉट बी क्यूर्ड बाय होम्योपैथी? देखिए, होम्योपैथी में कौन से स्टेज को हम ठीक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि होम्योपैथी का ट्रीटमेंट जो है वो किस स्टेज में करना चाहिए, किस स्टेज में नहीं करना चाहिए। तो लेट मी क्लियर वन थिंग मैम, होम्योपैथी का ट्रीटमेंट हम वहाँ नहीं कर सकते हैं जहाँ पे केस स्ट्रिक्टली सर्जिकल हो। जैसे कोई ऐसा ट्यूमर है, कोई ऐसा सिस्ट है, कोई ऐसा कैंसर है जो इतना बड़ा हो गया है कि हमारे वाइटल पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कोई ट्यूमर अगर नेक में है तो नेक में ट्यूमर इतना बड़ा हो गया है जिससे कि ट्रैकिया कंप्रेस हो रहा है, या जो हम खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से स्टमक में नहीं जा पा रहा है। ऐसे केसेस में लाइफ क्वेश्चन में हो जाता है, इंसान की मौत भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में सर्जरी करना ज़रूरी होता है। नॉन सर्जिकल केसेस कैंसर के चाहे किस भी स्टेज में हो, हर स्टेज में हम होम्योपैथिक दवाई से पेशेंट को रिकवर कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बट जो केस स्ट्रिक्टली सर्जिकल हो वहाँ पे होम्योपैथी का थोड़ा लिमिटेशन। అండ్ జస్ట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హోమియోపతి డాక్టర్ ఏం చెప్తున్నారంటే హోమియోపతిలో మనం క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఏ స్టేజ్లో అయినా చేయొచ్చు, కాకపోతే కొన్ని స్టేజెస్ ఆఫ్ క్యాన్సర్లో సర్జికల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. అలాంటి టైంలో మాత్రమే హోమియోపతిని క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్కి వాడలేము. మిగతా అన్ని టైమ్స్లో కూడా హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ इज़ इफेक्टिव फॉर कैंसर. यस डॉक्टर. सो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कीमोथेरेपी के बारे में या फिर रेडिएशन थेरेपी के बारे में, बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, तो सर्जरीज और वो सब उनका साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ होता है क्या? बहुत इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है लोगों के लिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट बहुत क्रुशियल पार्ट भी होता है कि कैंसर का ट्रीटमेंट जब हम कर रहे होते हैं तो जो साइड इफ़ेक्ट होता है ना ट्रीटमेंट का, रेडियोथेरेपी का या कीमोथेरेपी का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ट्रीटमेंट को बीच में रोकना पड़ता है। और ये जो साइड इफ़ेक्ट है ये बहुत मेजर रोल प्ले करता है कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान। कभी कभी रेडियोथेरेपी नीडेड होती है, कभी कभी कीमोथेरेपी भी देना ज़रूरी होता है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन उस थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से इतनी बुरी हो जाती है कि हम नेक्स्ट कीमोस को नहीं दे सकते। तो जो साइड इफ़ेक्ट है वो बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइड इफ़ेक्ट को होम्योपैथी से कैसे दूर करते हैं, या साइड इफ़ेक्ट
और होम्योपैथी का क्या रिलेशन है। तो मैं आपको बताता हूँ और ये जान के बहुत खुशी होगी आप, किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट है हम उस साइड इफेक्ट को बड़ी इजीली होम्योपैथिक रेमेडी से मैनेज कर सकते हैं। पेशेंट कीमो ले रहा हो, पेशेंट रेडियो ले रहा हो, टारगेटेड थेरेपी ले रहा हो, इम्यूनोथेरेपी ले रहा हो, किसी भी तरीके की थेरेपी ले रहे हैं, उस थेरेपी की वजह से अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है तो उस साइड इफेक्ट को बहुत ईजिली हम होम्योपैथिक दवाई से मैनेज कर सकते हैं। हम अपने पेशेंट को मना नहीं करते हैं कि आप कीमो मत लो। कीमो के साथ हम होम्योपैथिक दवाइयाँ देते हैं जो साइड इफेक्ट को कम करता है और पेशेंट के ट्रीटमेंट में वो हेल्पफुल भी होता है। Got it, doctor. दूसरा चीज़, अगर हम होम्योपैथिक इलाज करते हैं किसी पेशेंट का तो होम्योपैथिक इलाज के दौरान साइड इफेक्ट बहुत कम आते हैं, तो पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है और पेशेंट के ट्रीटमेंट में होम्योपैथिक मेडिसिन का रोल बहुत सही तरीके से प्ले करता है। अगर साइड इफेक्ट है या खुद होम्योपैथी से कोई पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है तो साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, और साइड इफेक्ट हो भी रहे हैं बाकी के ट्रीटमेंट से तो उसको होम्योपैथी से हम सही कर सकते हैं। సో చాలా మందికి అంటే ఇప్పుడు కీమోథెరపీ కానీ సర్జరీ కానీ రేడియేషన్ థెరపీ కానీ ఇలాంటివన్నీ తీసుకుంటున్నప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్ గురించి ఒక మేజర్ కన్సర్న్ ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్కి హోమియోపతిక్ మెడిసిన్ వాడడం వల్ల ఆ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి కరెక్ట్ అయిపోతాయి. అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు కీమోథెరపీ కానీ అలాంటివి ఏమైనా సర్జరికల్ థెరపీస్ తీసుకుంటుంటే కూడా వాటితో పాటు సైడ్ బై సైడ్ హోమియోపతి తీసుకోవడం వల్ల కూడా ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి రాకుండా ఇట్ కెన్ కంప్లీట్లీ బీ ప్రాపర్. సో ఎస్ డాక్టర్, అండ్ లెట్స్ టాక్ అబౌట్ హౌ ద ఫ్యామిలీస్ విల్ డీల్ విత్ ద క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో ఇట్స్ వెరీ इमोशनल थिंग. आई मीन लाइक एवरीवन इज सो स्केर्ड ऑफ कैंसर आउट देयर. आप कैसे डील करते हो? जैसे कि एक फैमिली आता है आपके पास कैंसर का ट्रीटमेंट लेने एंड एवरीथिंग, आप कैसे डील करते हो आपके पेशेंट्स के साथ? देखिए क्या होता है, कैंसर का जब नाम पेशेंट के लाइफ में आता है ना तो वो मोमेंट बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है पेशेंट के लिए और पेशेंट के अटेंडेंट के लिए। लोग सोचते हैं कैंसर मीन्स डेथ। बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं, कैंसर है भी नहीं, प्री कैंसर स्टेज है या कैंसर डायग्नोज हुआ है और बहुत कहते हैं कि इनिशियल स्टेज में पेशेंट ना डेथ की प्लानिंग बना लेता है कि अब तो लाइफ खत्म है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो ऐसा नहीं है, कैंसर का डर बहुत ज़्यादा है और पेशेंट के साथ साथ फैमिली भी डरे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर पेशेंट को मत बताइएगा कि उसको कैंसर है, मम्मी को मत बताइएगा कि मुझे कैंसर है। दोनों तरफ का होता है, पेशेंट भी आके कहते हैं कि मुझे पता चल गया लेकिन मेरी फैमिली को मत बताइए। फैमिली को पता चलता तो फैमिली कहती है कि पेशेंट को मत बताइएगा, अब मुझे पता है, आप इनका इलाज करें। Fear of cancer is so high. सो हाई, तो ये नहीं होना चाहिए। कैंसर का नॉलेज कैंसर के क्योर में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैंसर है, तो देखिए जब तक हम किसी से डरेंगे तब तक हम उसका सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तो अगर किसी पेशेंट को कैंसर है या किसी फैमिली को पता चल गया कि हमारे फैमिली में किसी को कैंसर है तो सबसे पहले जितना डरना है ना, 1 दिन डर लो, 2 दिन डर लो, जिंदगी में मत डरो। आप डर से आपकी लाइफ छोटी हो जाएगी। क्या करना है, डर से बाहर निकल के कैंसर का सामना करना है। और कैंसर का सामना कैसे कर सकते हैं, कैंसर के करेक्ट नॉलेज से। मैं अक्सर हर लोगों को बोलता हूँ कि कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए केवल 3 चीज़ रिक्वायर्ड है। सबसे पहला, पेशेंट को पता हो कि हम लड़ सकते हैं बीमारी से, पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस है, पेशेंट की जो फाइटिंग स्पिरिट है। दूसरा, फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि पेशेंट कितना भी कोशिश करता है हम उसके सामने ऐसा बिहेव करते हैं कि वो बहुत बेचारा है। सोसाइटी का ट्रॉमा, अरे इनको कैंसर हो गया, ये जो ट्रॉमा है, कैंसर एक नॉर्मल बीमारी है मैम, जो लोगों को होती है, Curable. ठीक है, और उसे सही तरीके से सही समय पे अगर उसका ट्रीटमेंट लिया जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि कैंसर का एंड स्टेज फिल्मों में दिखाया गया ना, कैंसर हो गया तो मौत, ये जो कैंसर के को लेके जो इतना हाइक बनाई गई ना, उसकी वजह से पेशेंट भी परेशान होता है, उसके फैमिली वाले भी परेशान होते हैं। कैंसर का मतलब होता है कि आप कैंसर को समझो, आपकी बॉडी ने क्रिएट किया ना, इधर जो ग्रोथ हुआ वो हमारी बॉडी की वजह से हुआ। उस ग्रोथ के लिए जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट था बाहर की बॉडी ने सप्लाई तो किया नहीं, आप ही की बॉडी ने उसको ऑक्सीजन दिया, आप ही की बॉडी ने उसको नरिशमेंट दिया, तो ट्यूमर डेवलप हुआ। दैट मीन्स आप ही के लाइफस्टाइल में, आप ही के इमोशन में, आप ही के डाइट में, आप ही के इन्वायरमेंट में कोई ऐसा फैक्टर है जो उस ग्रोथ के रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर आपको इंटरसेप्ट करना है ना, खुद को देखना है ना कि कहाँ पे हमने वो कमी करी, उसको जाके देखिए और एक अच्छे डॉक्टर से मिलिए। तो 3 चीज़ें बोली मैंने, आपके अंदर जीने का जज्बा होना चाहिए, फैमिली का सपोर्ट स्ट्रांग होना चाहिए और करेक्ट डॉक्टर का सिलेक्शन होना चाहिए। बड़ा हॉस्पिटल नहीं,
अच्छा डॉक्टर, ठीक है, अच्छा डॉक्टर चुनेंगे तो वो आपको उस डर से बाहर निकालेगा और आप इजीली अपनी बीमारी को समझ सकते हैं और उसको बड़े आसानी से उसका सामना कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। చాలా మంది క్యాన్సర్ అనగానే చాలా పెద్దదనుకొని భయపడిపోతారు కానీ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ క్యూరబుల్. సో ఎప్పుడైనా కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పేషెంట్కి ఆ స్ట్రెంగ్త్ ఉండాలి అండ్ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ఒక మంచి డాక్టర్ అసిస్టెన్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇవన్నీ కేసెస్ దృష్టిలో పెట్టుకుంటే క్యాన్సర్ ఇస్ కంప్లీట్ली क्योरेबल एंड यू कैन बी टोटली कॉन्फिडेंट अबाउट इट. एंड डॉक्टर जैसे कि आप बहुत सारे पेशेंट्स से डील करते हो ना, पेशेंट्स का मेंटल स्टेट क्या होता है उस समय पे, जैसे कि कैंसर मतलब उसको पता चल गया कि उनको कैंसर है, उनका मेंटल स्टेट कैसे होता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मैडम और बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है हम लोगों को इस पर. पेशेंट का ट्रीटमेंट हो रहा होता है और पेशेंट के ट्रीटमेंट के दौरान उस समय बहुत सारे मूड स्विफ्ट होते हैं पेशेंट के. चूँकि कैंसर का डर इतना बड़ा होता है कि पेशेंट डिप्रेशन में जाता रहता है, अप डाउन होता रहता है. जैसे सिम्टम बढ़ता है पेशेंट वापस से डिप्रेशन में जाता है, पेशेंट को वापस से एंग्जाइटी होती है और फ्यूचर की प्लानिंग बनाने लगता है. डिप्रेशन, डेस्पेयर, इनडिफरेंस, ये बहुत सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो पेशेंट को वापस से उसी स्टेज में ले जा रहे होते हैं. देखिए ट्रीटमेंट के दौरान हर एक पेशेंट को होपफुल होना चाहिए क्योंकि वो ट्रीटमेंट ले रहा है और ट्रीटमेंट हमेशा जो होता है उस ट्रीटमेंट के कुछ रास्ते होते हैं, कुछ दायरे होते हैं जो बता रहे होते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. और हमेशा अपने इमोशंस को हर टाइम पेशेंट अपने इमोशंस को इमीडिएटली अपने डॉक्टर से शेयर करे. और ऐसा होम्योपैथी में बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली ऐसे पेशेंट को हम होम्योपैथी में ठीक करते हैं. बहुत अच्छा रास्ता होम्योपैथी का है क्योंकि हमारे पास पेशेंट के हर इमोशंस से बाहर निकालने के लिए कस्टमाइज मेडिसिन है. अगर पेशेंट डेस्पेयर में जा रहा है हमारे पास उसकी दवाई है. पेशेंट इंडिफरेंस में जा रहा है, होपफुल में जा रहा है, रिप्रोच कर रहा है. अभी एक कैंसर का पेशेंट हमारे पास आया, वो कैंसर का पेशेंट कह रहा है डॉक्टर साहब मेरी वजह से मेरी फैमिली को सफ़र करना पड़ रहा है, ये जो इलाज में पैसे लगा रहे हैं इस पैसे से इनकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती थी. मैं सोच रहा हूँ कि भगवान जो है वो मुझे ऊपर उठा ले क्योंकि ये सफरिंग एंडलेस है, हमारा परिवार का पैसा बच जाएगा, हमारे परिवार की सफरिंग बच जाएगी. ऐसे केसेस में वो होपलेस हो जाते हैं, डेस्पेयर हो जाते हैं, अपने आप को गिल्ट में लेके जाते हैं कि मेरी वजह से ऐसा हो रहा है. अगर इस तरह का मेंटल स्टेट पेशेंट के पास है तो इस स्टेट को ठीक करने की स्पेसिफिक रेमेडी हमारे पास है. रिप्रोच कर रहा है कोई एंग्जाइटी कंसाइंस में है, कोई गिल्ट में है, ये जितने भी इमोशंस है रिमूव करना, गिल्ट में जाना, अपने आप को कोसना, डिप्रेशन में जाना, पेसिमिस्टिक बिहेवियर में जाना, ये सारे के सारे इमोशन बीमारी को बढ़ा देते हैं. तो ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पेशेंट को होपफुल होना चाहिए, हर एक इमोशन को क्लोजली ऑब्जर्व करना चाहिए और वो इमोशन अगर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है तो अपने डॉक्टर को शेयर करना चाहिए क्योंकि इमोशन का ट्रीटमेंट में बहुत बड़ा रोल है. इमोशनली करेक्ट होंगे तो ट्रीटमेंट ईजी हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सैडनेस रहेगी तो ठीक करना मुश्किल हो जाता है ऐसे पेशेंट. ఎప్పుడైనా కూడా పేషెంట్స్ హోప్ఫుల్గా ఉండడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు ఎలా అయితే ట్రీట్మెంట్ లభిస్తుందో దాంతోపాటు మీరు ఒక స్ట్రాంగ్ మెంటల్ స్టేట్లో ఉంటే ఓవరాల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది కూడా ఇంకా సక్సెसफुलగా అయ్యే ఛాన్సెస్ పెరుగుతాయి. సో डॉक्टर जैसे कि एक पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है, तो इन द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द ट्रीटमेंट कौन सा रेड फ्लैग सिम्टम्स है दैट अ पेशेंट शुड नोटिस और हिज फैमिली शुड नोटिस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इलाज ले रहे हैं, इलाज के दौरान वो कौन कौन से इंडिकेशन हैं जो रेड फ्लैग है आपको इमीडिएटली बताना है डॉक्टर को कि भाई अब ये सिम्टम आ रहा है. तो हम क्या करते हैं उसको इग्नोर करने लगते हैं. तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो रेड फ्लैग सिम्टम हैं. सबसे पहले हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अब उस ट्रीटमेंट के दौरान आपका वेट लॉस अचानक से हो रहा है, ठीक है, आपके ट्रीटमेंट के दौरान आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, चक्कर आने लगा, या आप इलाज ले रहे हो आपको रेस्पिरेटरी कंप्लेन आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है, ये छोटे छोटे जैसे रेड फ्लैग का मतलब जो भी हमारे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में आपको डिफिकल्टी आने लगी. ठीक है, आपको जिस जगह बीमारी है, जैसे मान लो लंग्स का कैंसर किसी को है तो रेस्पिरेटरी कंप्लेन में दिक्कत आ रही है, वो इंपॉर्टेंट है और वो थोड़ा बहुत रहेगा क्योंकि उसी ऑर्गन को ठीक तो कर रहे हैं हम लोग. अगर उसके अलावा कहीं और किसी ऑर्गन पे कोई सिम्टम दिखने लगा, हम लोग होम्योपैथी में कहते हैं न्यू सिम्टम अपीयर, तो कोई भी न्यू सिम्टम अगर आ रहा है आपकी बॉडी में ट्रीटमेंट के दौरान वो न्यू सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रेड फ्लैग है आपके लिए.
इमीडिएटली आपको उस सिम्टम को डॉक्टर को बताना है। दूसरा रेड फ्लैग अभी हमने बोला, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो रही है, ये भी रेड फ्लैग है। कहीं पे कोई ग्रोथ आ गया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, और स्पेशली एक्जिला में कहीं ग्रोथ दिख रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। ब्लीडिंग हो रही है, वो इम्पॉर्टेंट है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग्स है वो यही है कि आपका जिस भी स्पेसिफिक ऑर्गन का कैंसर है उधर हम इलाज कर रहे हैं, और आपकी बॉडी में कुछ ऐसे सिम्टम आ गए जिस सिम्टम को आपने इससे पहले एक्सपीरियंस ही नहीं किया था, वो सिम्टम रेड फ्लैग सिम्टम है, और वो सिम्टम को इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। और होम्योपैथी में हमारे पास स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, इसको हम लोग सेकेंड प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, इसको फिजिशियन ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर कैन नाम के एक डॉक्टर थे, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट के फॉलोअप में वो सारे के सारे इंडिकेशन बताएं जो रेड फ्लैग हैं या जो ग्रीन फ्लैग हैं, जो हमें बताएंगे कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो सही रास्ते पे जा रहा है कि हमारा ट्रीटमेंट जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है। और इसका स्पेसिफिक नॉलेज डॉक्टर को होता है, तो इमीडिएटली पेशेंट को वो सिम्टम డాక్టర్ से షేర్ करना चाहिए जो अनयूजुअल या abnormal है. ఎప్పుడైనా కూడా ఇలా అన్యూజువల్ సిమ్టమ్స్ ఉంటే కనుక ఇమ్మీడియట్గా మీ డాక్టర్కి రిపోర్ట్ చేయండి. దే క్యాన్ బీ సంథింగ్ బిగ్. సో మీ డాక్టర్ వచ్చేసి సెకండ్ ప్రిస్క్రిప్షన్ త్రూ ఈ కంప్లీట్ ప్రాసెస్ని సాల్వ్ చేస్తారు. యా డాక్టర్, సో సిన్స్ వీ హ్యావ్ స్పోకెన్ అ లాట్ అబౌట్ ద క్యాన్సర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, వాట్ ఈస్ ద వన్ మెసేజ్ దట్ యూ వాంట్ టు గివ్ అవుట్ టు द पेशेंट्स आउट देयर हु आर लिसनिंग? देखिए, जो एक मैसेज है जो हर बार पेशेंट को देते हैं, वापस से वही मैसेज देना चाहेंगे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी, बिकॉज आपका जो शरीर है, हमारा जो शरीर है, जब हम हेल्दी होते हैं तो इतनी सारी प्रोसेसेस हमारे अंदर चल रही होती है, वो प्रोसेसेस का पता नहीं चलता हमें. हमारे विज़न में बहुत सारे प्रोसेस चल रहा होता है, डाइजेशन 24/7 चल रहा होता है, थिंकिंग चल रहा होता है, मैसेजेस इधर उधर जा रहे होते हैं. तो हमारे बॉडी में हर दिन हज़ारों ऐसे प्रोसेस हो रहे होते हैं जिनका हमें पता नहीं चलता है. अगर हमारी बॉडी के किसी भी प्रोसेसेस पे आपको कोई सेंसेशन हो रहा है जो एबनॉर्मल है, वो रेड फ्लैग है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी. कहीं पे भी कुछ भी ऐसा डिस्कम्फर्ट होता है तो हमारी बॉडी इमीडिएटली हमें इंडिकेशन देती है सिम्टम के फॉर्म में. अगर उस इंडिकेशन को समझ लिया जाए तो आप पेशेंट को ईजिली क्योर कर सकते हो या अपने आप को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हो. तो एक ही मैसेज है कि अपने शरीर के लैंग्वेज को समझिए. आपका शरीर उसी वक्त आपको मैसेज देगा जिस वक्त आप में कोई परेशानी हो, और इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है. డాక్టర్, ఎప్పుడైనా కూడా మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు జస్ట్ లిసన్ టు యువర్ బాడీ. మీ బాడీ చెప్తుంది ఏం అబ్నార్మల్గా ఉంది అండ్ మీరు ఏం ట్రీట్ చేయాలి అని చెప్పి. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल मैसेज. इस पूरे पॉडकास्ट में मैं भी बहुत कुछ जान चुकी हूँ. मतलब कैंसर के बारे में इतना ज़्यादा डर होता है ना लोगों को. आई थिंक इट हैज़ बीन बस्टेड एंड आई एम सो हैप्पी टू हैव यू हियर. थैंक यू वेरी मच डॉक्टर. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. थैंक यू.